मारिया दुल्हन बनी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप की परत जरूर थी, लेकिन आंखों में वीरानी थी। सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वह किसी अनजान खालीपन में गुम थी, जैसे उसे होश ही न हो कि वह कहाँ है, किस हाल में है और क्यों बैठी है। उसके सामने से लोग गुजर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई उसके लिबास की तारीफ कर रहा था, लेकिन ये सारी आवाज़ें मानो बहुत दूर से आ रही हों, या शायद उसके कान इन्हें सुनना ही नहीं चाहते थे। उसने अपने हाथों पर सजी मेहंदी के डिज़ाइनों को देखा। उन पर न तो उसका नाम लिखा था और न ही ज़रियाब खान का। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। बस वही सवाल जो कई दिनों से उसके दिल और दिमाग पर छाए हुए थे। क्या वाकई मेरी शादी हो गई? उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वह किसी के निकाह में जा चुकी है, किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जबकि यह सब उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। मैं तो बस चुप थी, पर उन्होंने मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया। वह बुदबुदाई और फिर गहरी सांस ली। ज़रियाब खान का चेहरा एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने आया, वही चेहरा जो कभी दोस्त था और अब अजनबी बन चुका था। तुमने ऐसा क्यों किया ज़रियाब? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं यह नहीं चाहती? इन्हीं सोचों में डूबी वह एक बिंदु को घूरती रही। आंखें खुली थीं, लेकिन भीतर वीरानी पसरी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत की आवाज़ गूंजी। चलो, लड़की को दूल्हे के कमरे में ले चलते हैं। ज्यादा देर नहीं करनी, दूल्हा बेचैन हो रहा है। आज तो शादी की पहली रात है, सुहागरात। ये शब्द मानो उसके कानों में झर घोल गए। वह एकदम चौंक गई, जैसे नींद से जागी हो। उसने फौरन अपनी आंखें झपकाईं, जैसे अब होश आया हो। फिर अचानक उठी और उसके कदमों में बिजली सी दौड़ गई। माँ, माँ, मुझे माँ के पास जाना है, अभी। वह तेजी से सबके बीच से निकल गई। चेहरों पर हैरानी थी। हर कोई उसे जाता देख रहा था, जैसे किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक दुल्हन इस तरह सबको छोड़कर जा सकती है। अरे, ये क्या कर रही है? किधर जा रही है लड़की? अभी तो इसे दूल्हे के पास ले जाना था। मगर मारिया के कदम नहीं रुक रहे थे। जैसे उसे किसी सवाल का जवाब लेना था, जैसे एक आखिरी बात करनी थी जिसके बिना वह उस कमरे में कदम नहीं रख सकती थी। मारिया और ज़रियाब एक ही हवेली में रहते थे। मारिया शहर में पढ़ाई करती थी और वह ज्यादातर हवेली से दूर ही रहती थी। परिवार के लोग कहते थे कि उसके पिता ने बेटी को गांव से बाहर पढ़ने भेजा है। उसकी स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब शहर में ही हुई थी, क्योंकि शहर में उसके मामा रहते थे, जिनके घर पर वह रह लेती थी और पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं होती थी। पढ़ाई पूरी होते ही वह हवेली वापस लौटी और 1 महीने के भीतर ही वह ज़रियाब की दुल्हन बन गई। ज़रियाब उसका कजिन था, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। हवेली के कामकाज संभालना, ज़मीनों पर जाना, जंगली कुत्तों के साथ घूमना और अपने दोस्तों के साथ महंगी गाड़ियों में बैठकर गांव वालों पर रौब जमाना ही उसका काम था। वह इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली और खूबसूरत नौजवान तो लगता था, लेकिन सब जानते थे कि उसके सीने में पत्थर का दिल है और कोई भी लड़की उस दिल की मालकिन नहीं बनना चाहेगी। और मारिया तो बिल्कुल भी नहीं। मगर यह क्या कि वह उसी की दुल्हन बन गई थी और अब वह सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी। जब मारिया दरवाज़ा धकेलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई, तो उसकी माँ के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर खफा होने के भाव आ गए। उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई हो मारिया? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। माँ के लहजे में वह परेशानी नहीं थी जो किसी बेटी के चेहरे पर छाई पीड़ा देखकर होनी चाहिए थी। उनके दिमाग में यह बात ही नहीं आई कि जिसकी शादी को वह बरसों से योजनाबद्ध कर रही थीं, वही शादी उनकी बेटी के लिए किसी मुसीबत से कम हो सकती है। उन्होंने मारिया का बाजू थामा और सामने बिठाकर झल्लाहट भरे स्वर में बोलीं, क्या मुसीबत है जो तुम यहाँ चली आई हो? तुम्हें तो अपने कमरे में जाना था। मारिया ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, वह मेरा कमरा नहीं है, वह ज़रियाब का कमरा है। उसके लहजे में गुस्सा भी था और एक सच्चाई भी जो माँ को नागवार गुजरी। उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब वह तुम्हारा ही कमरा है। पति का जो कुछ भी होता है वह पत्नी का ही होता है। मारिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं नहीं मानती उसे अपना पति। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर अचानक वह चीख पड़ी, पापा को बुलाइए, मुझे तलाक चाहिए।
यह सुनते ही उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हाथ हवा में उठाया, जैसे थप्पड़ मारने ही वाली हों। अगर मारिया दुल्हन के लिबास में न होती तो शायद सच में उसके गाल पर 2-4 थप्पड़ पड़ जाते। शादी वाले दिन भी भला कोई तलाक की बात करता है? वह गुर्राईं, यह मल्लिकों की हवेली है, यहाँ औरतें जिंदा दफन हो जाती हैं, लेकिन तलाक नहीं लेतीं, और तू एक दिन की दुल्हन बनकर तलाक की बात कर रही है? मारिया ने कांपते स्वर में कहा। मेरी बात तो सुनिए, आखिर मेरा कसूर क्या है? माँ ने उसकी बात बीच में काटते हुए सख्ती से कहा। तेरा कसूर कुछ भी हो, शादी तो तुझे करनी ही थी, और ये सब कुछ जरियाब का है। तेरा कोई भाई नहीं है मारिया, तुझे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। ये हवेली, ये जमीन, सब जरियाब के हिस्से में जाएंगे। मारिया की आंखों में आंसू जैसे थम गए। उसने धीमे से कहा, मुझे धन दौलत और जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। मैं तैयार नहीं हूं इस सब के लिए जो यहाँ हो रहा है। मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती। मैं इस सुहागरात के लिए तैयार नहीं हूं, इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी माँ ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना सबक दोहरा रही हो। कोई भी लड़की तैयार नहीं होती। कोई भी लड़की कभी अपनी जुबान से यह नहीं कहती कि अब मैं तैयार हूं, लेकिन सभी को तैयार होना पड़ता है। और तेरा निकाह हो चुका है, अब चल मेरे साथ। उन्होंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और खुद उसे झरियाब के कमरे की ओर ले जाने लगीं। रास्ते में बाकी लोगों से एक नरम सा झूठ बोल दिया, इसको कुछ बात करनी थी, बेचारी बच्ची है, डर गई होगी, इसीलिए मेरे कमरे में आ गई थी। सबने हामी भरी और कहा, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, थोड़ा समय लगता है। यह हवेली 2 हिस्सों में बंटी थी। एक हिस्सा मारिया और उसके माता पिता का था, और दूसरा जरियाब और उसके माता पिता का। मारिया को उसकी माँ खुद जरियाब के कमरे तक ले गईं और अंदर ले जाकर धीरे से बिस्तर पर बिठा दिया। मारिया की आंखें भीगी हुई थीं, जैसे उसके अंदर एक मौन पुकार थी। वह बार बार नजरें उठाकर देखती, जैसे विनती कर रही हो, मुझे बचा लो। लेकिन उसकी माँ भी अब कुछ नहीं कर सकती थीं। कुछ औरतें आसपास बैठीं, कुछ रस्मों की बातें कीं, और फिर धीरे धीरे सब कमरे से निकल गईं। अब केवल वह थी और एक बंद दरवाज़ा, जिसके पीछे आने वाले कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। दूल्हा आ रहा था। मारिया बिस्तर पर बैठी यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह यहाँ तक कैसे पहुँच गई। यह बात पूरी हवेली और गांव को मालूम थी कि मारिया और जरियाब का निकाह उनकी दादी ने बहुत पहले ही करवा दिया था, लेकिन दोनों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। जरियाब जिसे चाहे उसके साथ संबंध बनाता फिरता था, और उसने कभी यह नहीं कहा कि मारिया उसकी बीवी है। मारिया भी अपनी दुनिया में व्यस्त थी। समस्या उस दिन से शुरू हुई जब वह 2 हफ्ते पहले हवेली वापस आई थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसी यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी मिल रही थी। वह अपने घर वालों से अनुमति मांगने आई थी, सोचकर कि कुछ दिन रहकर मना लेगी और वापस चली जाएगी। लेकिन वही मनहूस दिन था जब मारिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अपनी मस्ती में गुम थी, कि अचानक उसका पैर फिसला और सामने से आ रहे जरियाब ने उसे गिरने से पहले अपने बाजुओं में थाम लिया। उसी समय ऊपर की मंजिल पर एक नौकरानी खिड़कियां साफ कर रही थी, जिसमें पानी से भरी बाल्टी रेलिंग पर रखी थी। वह बाल्टी ऊपर से गिरी और पूरा पानी मारिया के ऊपर गिर गया। वह पानी से भीग गई थी और जरियाब की नज़रें उसके शरीर से हट नहीं रही थीं। उसने खुद को छुड़ाया और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। रात होते ही जरियाब ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि हमारा निकाह हुआ है, मारिया मेरी बीवी है, और अब मैं चाहता हूं कि उसे रुखसत कर दिया जाए, ताकि वह मेरी इज्जत बनकर मेरे घर आ सके। जरियाब की हरकतों को देखकर मारिया के पिता यह रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई भाई न होने के कारण और सारी जायदाद के मालिक जरियाब बनने की मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी। और आज 2 हफ्ते बाद वह उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। उसे समझ आ गया था कि जरियाब ने क्या देखा था। वह उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था, क्योंकि वह वाकई बेहद खूबसूरत थी। मारिया अपने कमरे में इस तरह बैठी थी जैसे किसी ने उसे शोपीस बनाकर रख दिया हो। गुलाबी रंग का भारी लहंगा जो बिस्तर पर फैलकर शमियाने जैसा लग रहा था। दुपट्टे की बारीक जरदोजी उसके चेहरे पर चमक रही थी। कमर झुकी हुई, आंखें आधी खुलीं, वह खुद को एक निर्जीव मूर्ति की तरह महसूस कर रही थी। बाहर से वह दुल्हन थी, लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका था। वह दिल से दुआ कर रही थी कि जरियाब कमरे में दाखिल न हो, समय थम जाए या यह सब एक सपना बन जाए।
थोड़ी देर के लिए उसे नींद आ गई थी। नींद और जागने के बीच की उस अजीब सी अवस्था में जब वह जागी तो 1 घंटा बीत चुका था। अचानक दरवाजे में हल्की सी हलचल हुई तो मारिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलटकर देखा तो एक नौकरानी भीतर आई और बोली, साहब, अभी दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए? मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नौकरानी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मारिया ने चैन की सांस ली और आंखें मूंदकर फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लगभग 15-20 मिनट बाद दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। मारिया का दिल बैठ सा गया। दुल्हन बनी वह लड़की अचानक डरी सहमी बच्ची बन गई। जरियाब भीतर दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक आया और पीछे मुड़कर लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। जरियाब का यह अंदाज उसे बहुत अजीब लगा। वह चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। जरियाब ने आंखें संकरी करते हुए उसे देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? लगता है तुम सोच रही हो कि मेरे हाथों में कोई तोहफा नहीं है। मुंह दिखाई में दुल्हन को तोहफा दिया जाता है ना? वह हंसा। लेकिन तुम मलिक जरियाब की बीवी हो। तुम्हारा तोहफा मेरे हाथों में आ ही नहीं सकता। कल सुबह गैराज में जाकर देख लेना, काले रंग की फॉर्च्यूनर तुम्हारे लिए खड़ी है, वही तुम्हारी मुंह दिखाई है। मारिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी, तोहफा, दौलत, ये सब उसके लिए बेमानी था। वह चाहती थी कि बस कोई उसकी बात समझे। वह खुद को इस बंद दरवाजे और मजबूरी के रिश्ते में कैद महसूस कर रही थी। जरियाब का अंदाज, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, सब कुछ अजनबी लग रहा था, जैसे वह कोई नकाब ओढ़े बैठा हो। उसने हिम्मत कर कुछ कदम बढ़ाए और धीरे से बोली, जरियाब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये शादी बहुत जल्दी में हो गई। मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? जरियाब, जो अब उसके सामने आकर बैठ गया था, बिना बोले उसे सिर से पैर तक घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी अहमियत को ललकार दिया हो। फिर वह थोड़ा झुका, चेहरे पर वही मुस्कान और आवाज में तंज था। मेरी जान पर इतना बड़ा जुल्म करोगी? मारिया को उसका मेरी जान कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस समय वह सोच रही थी कि किसी तरह बात संभाल ली जाए। वह विनम्रता से बोली, खुद ही सोचिए, अभी तो शादी हुई है। मैं बस थोड़ा समय चाहती हूँ, और आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ही तो कहूँगी। मगर जरियाब उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया और उसने अपना हक जबरदस्ती पूरा कर लिया। थोड़ी देर बाद हवेली में कुछ आवाज़ें गूंज रही थीं। सभी जानते थे कि आवाज़ें किसकी हैं, लेकिन कोई भी दरवाजे तक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह के 4 बजे थे जब हवेली के आंगन में एम्बुलेंस की तेज आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ पूरे माहौल को हिलाकर रख गई। हर कोई अपने दरवाज़ों से झांकने लगा। चेहरों पर एक जैसा सवाल था, लेकिन किसी की जुबान पर कुछ नहीं आया। मारिया को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ गई थी। सभी खामोश थे, जैसे सब जानते हों कि भीतर क्या हुआ है, मगर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एम्बुलेंस के पीछे 2 महिलाएं थीं, उसकी माँ और उसकी सास। दोनों की निगाहें ज़मीन में गड़ी थीं। मारिया की हालत देखकर लेडी डॉक्टर ने गुस्से से पहला वाक्य कहा, अपने बेटों को शेर समझकर पालते हो और एक दिन वे किसी की जिंदगी को निगल लेते हैं। क्या औरत सिर्फ सहने के लिए ही पैदा हुई है? डॉक्टर की इन बातों से जैसे मिट्टी का भारी बोझ उन दोनों महिलाओं पर गिर पड़ा हो। मारिया की मां ने नजरें झुकाकर कहा, बीबी जी, हम तो समझते थे कि सब ठीक है, हमें क्या मालूम था। डॉक्टर ने मुंह मोड़ा और सख्ती से बोली, आप मां हैं, आपको मालूम होना चाहिए था। आप सास हैं, आपका फर्ज था कि अपने बेटे को बहू की इज्जत करना सिखाती। क्या इसी दिन के लिए बेटी की शादी की थी? मारिया बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसके हाथों पर नीले निशान थे, होंठ सूख चुके थे और आंखों में एक गहरी खालीपन थी जिसे कोई नहीं भर सकता था। डॉक्टर ने उसे 2 दिन अस्पताल में रखने की सलाह दी। जब मारिया की मां ने कहा, आज इसका वलीमा है बीबी जी, हमें वापस जाना होगा, तो डॉक्टर की आवाज़ और भी कड़ी हो गई। यह अब वलीमे के लायक नहीं रही, ये तो चलने के लायक भी नहीं है। अगर वलीमा हुआ भी तो इसकी बर्बादी पर होगा। इसे दवा, आराम और सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत है। अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी छा गई।
मारिया की माँ अब एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उसकी चाची, जो कभी इस शादी पर गर्व किया करती थी, अब आंखें भी नहीं मिला पा रही थीं। मगर मारिया शांत थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वह मर चुकी है, पर सांसें अभी भी चल रही हैं। लेकिन उसके मन में अब एक फैसला बन चुका था। उसने सबको मौका दे दिया था, सब कुछ जानने के बावजूद सब चुप थे। अब वह समझ चुकी थी कि यह जीवन उसके लिए नहीं है। उसने तय कर लिया था कि वह यहाँ से जाएगी, इस बार बिना किसी को बताए, बिना किसी की इजाज़त के। उसकी आंखें भले बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। योजना बन चुकी थी, वह यहाँ से भागने वाली थी। 2 दिन बाद मारिया वापस हवेली आ गई। वलीमे का आयोजन कर दिया गया। हर ओर रोशनी की चमक, हंसी खुशी के दृश्य, रंग बिरंगे कपड़े और झूठी खुशियों की नुमाइश जारी थी। लेकिन इन सब के बीच मारिया अब भी शांत थी, जैसे उसके भीतर से हर आवाज़ खत्म हो चुकी हो। उसके चेहरे पर शांति का एक नकली मुखौटा था, आंखों में कोई चमक नहीं थी। शरीर सक्रिय था, मगर आत्मा कहीं और भटक रही थी। माँ ने उसे तैयार करवाया, चांदी की कढ़ाई वाला महंगा लिबास पहनाया, गहनों से लाद दिया, बालों में फूल लगाए और अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाईं। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक दुल्हन के वलीमे पर होना चाहिए था, मगर मारिया का मन अब इन सब से दूर था। वह अब भी न कुछ बोली थी, न हाँ, न ना, न विरोध, न स्वीकृति, बस खामोशी। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मारिया ने माँ की ओर एक नज़र डाली, मानो दिल से सवाल कर रही हो, क्या यह मेरी सगी माँ है जो यह सब देखकर भी ऐसा कह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें फेर लीं और अपने कमरे में चली गई। अब यह हवेली मारिया की थी, सब कुछ उसके नाम पर था। न उसे कोई काम करना था, न किसी आदेश का पालन करना था। उसके आसपास हमेशा नौकर रहते थे। कमरे में आरामदायक बिस्तर, कीमती फर्नीचर, सुगंधित मोमबत्तियां, सब कुछ था। यहाँ तक कि उसकी नई कार की चाबी भी कमरे में रख दी गई थी। काले रंग की फॉर्च्यूनर, जो उसकी मुंह दिखाई का तोहफा थी। मगर मारिया को इन सब की कोई परवाह नहीं थी, न गहनों की, न कपड़ों की, न गाड़ी की, न हवेली की। शहर में उसकी कुछ सहेलियां थीं, जिनके साथ वह कॉलेज के दिनों में हंसती खेलती थी, सपने बुनती थीं। उन्हीं में से एक सहेली से उसका संपर्क बना हुआ था, जो समय समय पर उसे संदेश भेजती रहती थी। जब मारिया ने उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसकी सहेली ने बस इतना कहा, बस तुम यहाँ आ जाओ, किसी को क्या पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। शहर बहुत बड़ा है, वे कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। बाहर निकलना हो तो बुर्का पहन लेना, 2-4 साल निकल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगा। मारिया ने बस इतना कहा, ऐसा ही करना है, और उसी पल उसका निर्णय पूर्ण हो चुका था। एक दिन वह गाड़ी लेकर बाहर निकली। ड्राइवर साथ चलने लगा तो उसने रोक दिया। मेरी गाड़ी है और मैंने अब तक चलाई नहीं है, मैं बस ड्राइव पर जा रही हूँ, लौट आऊंगी। ड्राइवर पीछे हट गया। वह शॉपिंग के बहाने बाहर निकली और कुछ बेकार की चीजें खरीदकर वापस लौट आई, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन भीतर ही भीतर वह मौके की तलाश कर रही थी। दूसरा मौका तब मिला जब पूरा परिवार किसी शादी में शामिल होने गया हुआ था। जरियाब भी उनके साथ था। मारिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि जरियाब इतने दिनों से उसके सामने क्यों नहीं आया। आज 7-8 दिन हो चुके थे, मगर वह नहीं आया था। शायद वह भी शर्मिंदा था, शायद उसे भी समझ आ गई थी, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता था। मगर मारिया अब इन बातों पर सोचना नहीं चाहती थी। उसके मन में जरियाब के लिए बस गुस्सा था, वही गुस्सा जो उसके फैसले को ताकत दे रहा था। उसने कमरे से चाबी उठाई और तेजी से नीचे आई। नौकरानी ने कहा, बीबी जी, कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने बस हाथ से इशारा किया कि नहीं। गैराज के दरवाजे पर पहुंचकर उसने चाबी घुमाई, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। गेट खुला और वह हवेली से बाहर निकल गई। पहला पड़ाव एक पेट्रोल पंप था, जहां उसने गाड़ी का टैंक भरवाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। दिल में डर समाया हुआ था कि कहीं कोई रोक न ले, पहचान न ले, कोई आवाज़ न दे। मगर उसने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ती रही। शहर का रास्ता लंबा था, लेकिन वह जानती थी कि बस एक बार शहर पहुंच जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शाम तक वह शहर पहुंच चुकी थी। रास्ते में वह लगातार अपनी सहेली से संपर्क में रही, जो उसे लेने के लिए गली के कोने पर खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, मारिया ने कहा, इस गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दो, इसे बाहर मत निकालना, कहीं कोई गाड़ी से पहचान न ले। उसकी सहेली ने सहमति में सिर हिलाया और गाड़ी अंदर ले गई। जैसे ही मारिया ने घर में कदम रखा, उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। वह अपनी दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सहेली ने कहा, रो ले जितना रोना है, मगर अब इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। मारिया को लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो, जैसे उसने जिंदगी की एक लड़ाई जीत ली हो। उस रात वह पहली बार सुकून से सोई। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी, न माँ की, न परिवार की, न पति की। उसके मन में बस यही विचार था कि जब किसी ने उसकी इच्छा की परवाह नहीं की, तो वह क्यों किसी की सुने। जब उसके माँ बाप ने भी अपने फायदे की सोची, रिश्तेदारों को खुश किया, अपनी इज्जत बचाई और उसके दर्द को दफन कर दिया, तो अब वह भी सिर्फ अपने लिए जिएगी। उसके दिल में अब किसी के लिए दया नहीं थी, बस अपने लिए एक नई राह, एक नई जिंदगी, जहाँ न जरियाब होगा, न जबरदस्ती, न दर्द, न हवेली, केवल वह और उसकी मर्जी। उसकी सहेली सायमा लगातार उसे हिम्मत देती रही, हर बात में उसका साथ देती रही। एक दिन जब दोनों कमरे में बैठकर चाय पी रही थीं, सायमा ने अचानक कहा, मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि तुम्हारी शादी अपने भाई से कराऊंगी। मारिया ने आश्चर्य से सायमा की ओर देखा। उसे मालूम था कि सायमा का भाई अली बेहद समझदार, शिक्षित और सभ्य लड़का है। वह पहले से ही उसे जानती थी और उसके प्रति अच्छा विचार रखती थी। अली उन लड़कों में से था जिनके बारे में लड़कियां सपने देखती हैं, खूबसूरत, गंभीर, नम्र स्वभाव वाला और सबसे बढ़कर सच्चा मुसलमान। मारिया को लगा कि सायमा मजाक कर रही है, मगर उसकी आंखों में गंभीरता थी। मारिया ने धीमे स्वर में कहा, अब नहीं हो सकती ये शादी, पहले भी नहीं हो सकती थी। सायमा तुरंत बोली, क्यों नहीं हो सकती? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मारिया के चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि जरियाब मुझे छोड़ देगा? अगर मैं उस पर तलाक का केस करूं तो वह मान जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सायमा ने तुरंत जवाब दिया, आजकल बहुत से तरीके हैं। हम तुम्हें एक ऐसा नंबर देंगे जिससे अगर तुम जरियाब से बात करो तो उसे लगे कि तुम विदेश चली गई हो और अब वहीं से तलाक मांग रही हो। सकता है वह कुछ देर जिद करे, लेकिन अंततः यही सोचकर तलाक दे देगा कि तुम अब वापस नहीं आओगी और वह तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। सायमा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे भी उसे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, वह तो बस तुम्हारे रूप का दीवाना था। देर सबेर वह तुम्हें तलाक दे ही देगा, उसके बाद तुम मेरे भाई से निकाह कर लेना। मारिया इस पर चुप हो गई। उसकी चुप्पी में सहमति नहीं थी, पर इनकार भी नहीं। शायद वह इस ऊहापोह में थी कि क्या उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं? क्या वह फिर किसी पुरुष पर भरोसा कर सकती है? क्या वह फिर से किसी रिश्ते को निभाने का हौसला रखती है? उसे याद आया वह पहली रात जब वह दुल्हन बनकर हवेली में दाखिल हुई थी और उसकी सुहाग रात अस्पताल के बिस्तर पर खत्म हुई थी। वह जरियाब की वहशत और घमंड को कभी नहीं भूल सकती थी। वह घाव जो शरीर पर लगे वे शायद भर जाएं, लेकिन जो घाव दिल पर लगे वे उसकी आत्मा को हमेशा चीरते रहेंगे। मारिया ने धीरे से कहा, सोचेंगे इस पर भी, लेकिन अभी नहीं। सायमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कोमलता से कहा, ठीक है, तुम सोचो, बस याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं और हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। एक सप्ताह बीत चुका था। मारिया ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, हर प्रकार का संपर्क समाप्त कर चुकी थी। उसने न किसी से बात की, न किसी का फ़ोन उठाया, यहाँ तक कि उसका लोकेशन ऑन रखने वाला नंबर भी बंद था। उसने अपनी गाड़ी भी छुपा दी थी ताकि अगर जरियाब या उसके परिवार के लोग शहर में उसे खोजें तो उन्हें कोई सुराग न मिले। वह अब भी सायमा के घर में थी और एक कमरे तक सीमित हो चुकी थी। इस दौरान वह किसी से नहीं मिली, न बाहर निकली, न खिड़की से झांका। सायमा उसका पूरा ख्याल रखती थी, खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ का प्रबंध करती थी। मारिया के दिल में अब एक नया इरादा जन्म लेने लगा था। अब मारिया ने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को खुद संवारेगी, अपने फैसले खुद लेगी। पहले उसने माता पिता के फैसले माने, फिर पति की मर्जी सहनी पड़ी, लेकिन अब वह किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। वह एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसी सोच के साथ उसने तय किया कि वह फिर से यूनिवर्सिटी जाएगी।
पहले तो वह खुद को छिपाती रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वह बाहर निकले। उसने तय किया कि बुर्के में निकलेगी ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन निकलेगी जरूर। एक सुबह वह तैयार हुई, अपना बैग उठाया और साइमा से कहा कि वह यूनिवर्सिटी जा रही है। एडमिन से बात करेगी कि अगर कोई नौकरी हो तो उसे बता दें। वह अब किसी की मोहताज नहीं बनना चाहती थी। खुद काम करेगी, कमाएगी और अपनी किस्मत खुद तय करेगी। साइमा ने उसे दुआओं के साथ विदा किया और कहा, जो भी करना है हिम्मत से करना, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा असली सहारा है। मारिया ने गहरी सांस ली, दरवाज़ा खोला और चुपचाप शहर की उन्हीं गलियों में निकल पड़ी जहां वह पहले सिर्फ सपने देखने आया करती थी, मगर आज उन सपनों को हकीकत में बदलने का इरादा लिए चल रही थी। यूनिवर्सिटी में एडमिन से बात हुई। उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम आपको नौकरी देने को तैयार हैं। आप आवेदन करें ताकि कागजी कार्यवाही पूरी हो सके, उसके बाद नौकरी आपकी हो जाएगी। मारिया खुशी खुशी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। वह बहुत प्रसन्न थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया, फिर भी उसने अपनी राह बदलकर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता निकाल लिया। वह यही सोचते हुए जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें बैठे शख्स ने उसे खींचकर अंदर खींच लिया। उसके मुंह पर एक रूमाल रख दिया गया जिस पर शायद बेहोशी की दवा लगी थी। वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह साइमा के घर में नहीं थी, बल्कि किसी होटल के साफ सुथरे कमरे में थी। उसका सिर भारी हो रहा था। जैसे ही वह उठकर बैठी, सामने जरियाब बैठा था। मारिया समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? जरियाब ने कहा, अपनी ही बीवी को अगर मैं यहाँ ले आया तो उसके लिए मुझे हिम्मत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो कानूनी हक हासिल है। मारिया ने गुस्से से कहा, मुझे अगवा करने का हक तुम्हें कौन से कानून ने दिया है? और अगर हक की बात करते हो तो याद रखना, कुछ हक मेरे पास भी हैं। मारिया तलाक की ही बात कर रही थी। इस पर जरियाब ने कहा, एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझे धमकी देती हो। क्यों छोड़कर चली आई थी मुझे? अगर तुम्हें नौकरी करनी थी तो मुझसे कहती। मारिया को उसका बदला हुआ लहजा अजीब लग रहा था। वह बोली, अच्छा, नौकरी करने दिया हवेली वालों ने? तुम्हारी माँ भी नौकरी करना चाहती थी, मेरी माँ भी, पर दोनों के पर काट दिए गए थे। अब तुम मुझे नौकरी करने दोगे? जब तुम्हारा बाप भी अच्छा आदमी था और मेरा बाप भी, और उन्होंने यह बात नहीं मानी तो तुम मान लोगे? जरियाब ये सुनकर चुप रह गया, फिर बोला, क्या मैं बुरा आदमी हूं? मारिया कुछ पल रुकी और फिर चीख कर बोली, तुम बुरे आदमी हो। याद है शादी की पहली रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? अच्छे आदमी ऐसे नहीं करते। मारिया की आवाज में कांपते आंसू थे, जो उस दर्द का इशारा थे जो उसने उस रात सहा था। फिर भी वह खुद को संभाल कर बोली, कजिन भी थे मेरे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। जरियाब ने कहा, अब अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो भी तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन यूं हवेली से भाग जाना और परायों के घर में रहना भी तो तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मेरी इज्जत हो, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी, क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। मारिया ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। जरियाब ने कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया हूं, अब तुम खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। मारिया बोली, मैं तुम्हारे साथ इस होटल के कमरे में रात कभी नहीं गुजारूंगी, इससे अच्छा तो मैं बाहर सड़क पर रात बिता लूं। जरियाब को उसकी यह बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। बोला, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। फिर वह कमरे से बाहर चला गया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। इस पर मारिया को और गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। भूख बहुत लगी थी, इसलिए चाहकर भी उसने खाना खा लिया और इंतज़ार करते करते सो गई। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जरियाब सोफे पर सो रहा था। उसे हैरानी हुई, लेकिन वह भी चैन से सो गई। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो मारिया की आंख खुली। उसने खुद को थोड़ा सुकून में पाया। शायद नींद ने उसकी थकान कुछ कम कर दी थी। वह धीरे से उठी, वॉशरूम में गई, चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। बुर्का उसने उतारकर कमरे के कोने में रखा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी तो थी, मगर जरियाब के व्यवहार से एक नरमी भी आ गई थी। वह वापस बैठी तो जरियाब भी उठ चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से चलो। मारिया ने कोई उत्तर नहीं दिया,
जरियाब ने कहा, मारिया, अगर तुम चाहो तो हम अलग रह सकते हैं। मैं तुम्हें हर संभव सहयोग दूंगा, लेकिन तलाक का निर्णय सोच समझ कर लेना। मैं अपनी गलती मानता हूं, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मारिया ने गहरी सांस ली और बोली, देखो जरियाब, यह सब बहुत अचानक हुआ है। मैं खुद नहीं जानती कि आगे क्या करना है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने खुद को संभाला है और मैं चाहती हूँ कि जो भी निर्णय हो वह मेरी इच्छा और आत्मसम्मान के साथ हो। जरियाब ने धीमे स्वर में कहा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। फिर दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। लंबी खामोशी के बाद जरियाब ने पूछा, नाश्ता मंगवा दूं? मारिया ने हल्के से सिर हिला दिया। शायद उसने पहली बार जरियाब के स्वर में वह नम्रता देखी थी जो किसी इंसान को उसके अतीत की गलतियों के बावजूद सच्चा बना देती है। जब मारिया हवेली लौटी तो मानसिक रूप से तैयार थी कि उसे तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे भला बुरा कहेगी, पिता नाराज़गी दिखाएंगे, दादा कुछ सख्त बातें करेंगे और सबसे बढ़कर उसकी चाची, जो अब उसकी सास भी थी, ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। लेकिन सब कुछ इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। न किसी ने नज़रें तरेरीं, न कोई ताना मारा, न ही कोई व्यंग्य किया। सभी लोग जैसे मौन दर्शक बने हुए थे। उसकी माँ ने एक बार भी उससे यह नहीं पूछा कि वह कहाँ गई थी, क्यों गई थी और किसके साथ गई थी। उसके पिता अपने कमरे में अखबार पढ़ते रहे। दादा ने हमेशा की तरह स्नेह से देखा, और वहीं चाची, जो हर बात पर तंज कसा करती थी, उसकी ओर देखना भी टाल गई। मारिया को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने घर की पुरानी नौकरानी को बुलाकर धीरे से पूछा कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। नौकरानी ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन न ले। फिर धीमे स्वर में बोली, बीबी जी, आपके जाने के बाद हवेली में जैसे तूफान आ गया था। सभी हैरान परेशान थे और सबसे ज्यादा जरियाब साहब गुस्से में थे। वे पागलों की तरह पूरे शहर में आपको ढूंढते फिर रहे थे। गाड़ियां निकलवाईं, आदमी दौड़ाए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, और जब भी कोई फोन आता खुद दौड़कर उठाते। कई दिनों तक ठीक से ना खाया ना सोया। सबको लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न कर बैठें। लेकिन 2 घंटे पहले उन्होंने पूरे परिवार को सख्ती से कहा कि अगर किसी ने मारिया बीबी से ऊंचे स्वर में बात की या कोई गलत बात कही तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसी कारण सब चुप हैं। नौकरानी ने और बताया कि उसकी सास बहुत नाराज थीं। वह कह रही थीं कि ऐसी लड़की को, जो खुद और परिवार की इज्जत का ख्याल न रखे, घर में सम्मान के साथ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जरियाब साहब से कहा कि उसे ढूंढो और तुरंत तलाक दे दो। लेकिन जरियाब साहब ने सबके सामने चीख कर कहा कि वे मारिया से प्रेम करते हैं और हरगिज तलाक नहीं देंगे। ये सुनकर सब चुप हो गए। ये सब सुनकर मारिया मौन हो गई। वह सोचने लगी कि यह कैसी मोहब्बत है जो शादी की पहली रात उसे अपमान और दर्द के हवाले कर गई थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदले हुए लग रहे थे। न आलोचना, न व्यंग्य, न घृणा, न ताने। 2 दिन बाद जरियाब स्वयं आया और उसे साथ लेकर यूनिवर्सिटी गया। वहां उसने खुद सारा प्रक्रिया पूरा करवाया और मारिया की नौकरी पक्की करवा दी। अब समस्या यह थी कि नौकरी के लिए मारिया को शहर में रहना था। इसका अर्थ था कि उसे हवेली से दूर अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन जरियाब ने इसका भी समाधान निकाल लिया। उसने शहर में एक साफ सुथरा मकान किराए पर लेकर उसमें 2 नौकर रख दिए। सभी आवश्यक सामान मंगवाकर घर पूरी तरह सजा दिया और मारिया से कहा, यह तुम्हारा घर है, यहीं से आराम से ऑफिस जाया करो। मैं भी जब समय मिलेगा यहाँ आ जाया करूँगा। अगर ज़मीन जायदाद के सिलसिले में कभी हवेली जाना पड़ा तो चला जाऊँगा। उसने सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर 2 गार्ड भी तैनात करवा दिए ताकि मारिया पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस प्रकार एक नई दिनचर्या शुरू हो गई। जरियाब सप्ताह में 1-2 बार आता, दोपहर या शाम का समय बिताकर चला जाता। अगर कभी रुकना होता तो दूसरे कमरे में सोता, जैसा कि उसने पहले दिन वादा किया था। उसने मारिया को हर तरह से सहयोग दिया, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से भी। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि मारिया को वह सब कुछ मिले जिसके उसने कभी सपने देखे थे। मारिया के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भले ही यह तनख्वाह इतनी बड़ी नहीं थी कि वह कुछ बड़ा खरीद सके, मगर इसमें जो गर्व और आत्मनिर्भरता का एहसास था वह उसे कहीं और नहीं मिल सकता था।
वह बार बार लिफाफा खोलती और अपने हाथों से गिनती हुई उन नोटों को देखती। वह जानती थी कि अगर वह जरियाब से मांगती तो वह उसे इससे 10 गुना ज्यादा दे देता, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों की बात ही कुछ और होती है। वह बहुत खुश थी और अब दिल ही दिल में जरियाब के बारे में सकारात्मक सोचने लगी थी। वह चाहती थी कि उसके साथ बैठे, उसके साथ बाहर जाए, शहर की रौनकें देखे और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वह एक अच्छी पत्नी की तरह अपने रिश्ते को निभाना चाहती थी। उसने कई बार इरादा किया कि जरियाब से अपने दिल की बात कहे, लेकिन हर बार जब वह यह कदम उठाने लगती तो शादी की पहली रात की कड़वी यादें उसके कदम रोक देतीं। उसे अस्पताल का वह बिस्तर याद आ जाता, अपने शरीर पर पड़े जख्मों की टीसें याद आने लगतीं, और वह समय जब वह बेबस और लाचार थी और जरियाब उसका सबसे बड़ा दुख बन चुका था। यही यादें उसके इरादों को बदल देतीं और वह चुप हो जाती। वह चाहकर भी जरियाब पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती थी। उसका मन सोचता था कि शायद जरियाब का यह बदला हुआ व्यवहार सिर्फ दिखावा है, शायद इसके पीछे भी कोई स्वार्थ छुपा है। लेकिन दिल का एक कोना ऐसा भी था जो चाहता था कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए और जरियाब को एक और मौका दिया जाए। वह इसी ऊहापोह में दिन काट रही थी कि अतीत को भुलाकर वर्तमान को अपनाए या फिर अतीत की कड़वाहट को सीने से लगाकर आगे बढ़ती रहे। एक दिन वह यूनिवर्सिटी से लौटकर किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि अचानक लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज उठी। वह चौंकी, क्योंकि वह फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल होता था और अधिकतर जरियाब ही उसे उठाता था। लेकिन आज वह घर पर अकेली थी, इसलिए जल्दी से चूल्हा बंद कर दौड़ती हुई ड्राइंग रूम पहुंची और फ़ोन का रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हाय मारिया, कहाँ गुम हो गई हो? तुमने तो जैसे पूरी दुनिया से रिश्ता ही तोड़ लिया है। तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर का लैंडलाइन नंबर मिला। यह आवाज़ उसकी पुरानी दोस्त साइमाह की थी, जिससे वह बरसों से संपर्क में थी, लेकिन शादी और इन सब घटनाओं के बाद उसने सभी से दूरी बना ली थी। साइमाह ने बिना रुके बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है, तुम और अली एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। तुम तो उससे शादी करने वाली थीं, फिर अचानक तुम गायब हो गईं। तुमने अली से भी बात करना छोड़ दिया और हमें भी कुछ नहीं बताया। अब बताओ, कब इस पागल देश से पीछा छुड़ाओगी और मेरे भाई अली से शादी करोगी? तुम जानती हो वह आज भी तुम्हें याद करता है और तुमसे मोहब्बत करता है। मारिया अब तक जवाब नहीं दे पाई थी। उसके हाथ कांपने लगे थे और माथे पर पसीना आ गया था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र बगल वाले कमरे में रखे दूसरे फ़ोन पर पड़ी, जिसका रिसीवर उठा हुआ था और उस पर लाइट जल रही थी। वह समझ गई कि जरियाब दूसरी लाइन से सारी बातें सुन चुका है। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ से रिसीवर गिरते गिरते बचा। उसका गला सूख गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जान गई थी कि अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि जरियाब जैसा शांत और गहरी नज़रों वाला व्यक्ति यदि शक कर ले तो वह आग का दरिया बन जाता है। और इस समय जो उसने सुना वह शक से कहीं ज्यादा था। किसी पुरुष के लिए यह जानना कि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी और से प्रेम करती थी और उसके घर भी गई थी, असहनीय हो सकता है। ऊपर से जरियाब तो वैसे भी जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। मारिया कुछ कहने ही वाली थी कि जरियाब ने चुपचाप दूसरी लाइन का फ़ोन वापस रख दिया और बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी भाव के वहां से चला गया। मारिया वहीं खड़ी रह गई, मानो जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि क्या अब वह उसे तलाक देगा, क्या वह उसे छोड़ देगा, या फिर कुछ समय देकर सबके सामने अपमानित करेगा। हर पल उसके दिल पर एक बोझ बनकर गुजर रहा था। उसने कई बार कोशिश की कि जरियाब से बात करे, सफाई दे, सच्चाई बताए, लेकिन जरियाब ने न तो खुद बात शुरू की और न ही उसकी किसी कोशिश का उत्तर दिया। एक सप्ताह बीत गया। इस दौरान जरियाब ने इस विषय पर एक शब्द तक नहीं कहा, बल्कि उसका व्यवहार पहले से भी अधिक नरम हो गया था। मारिया हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शांति किसी तूफान का संकेत है या फिर जरियाब वास्तव में उससे प्रेम करने लगा है। इस खामोशी में एक गहरी तीव्रता थी जो मारिया को भीतर तक झकझोर रही थी। जब भी वह जरियाब को देखती, दिल में एक डर पैदा होता, लेकिन साथ ही एक अपनापन भी महसूस होता। वह दिन रात इसी दुविधा में रही, कभी खुद को दोषी ठहराती, कभी साइमाह को कोसती और कभी समय को बुरा भला कहती, जिसने उसे इस मोड़ तक ला खड़ा किया था।
फिर एक रात ऐसा हुआ कि मारिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे गुर्दे में तीव्र दर्द होने लगा और वह कराहने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कमरे में अकेली थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। न उसके पास कोई गाड़ी थी, न ही कोई जानने वाला जो उसे अस्पताल ले जा सके। वह खुद को बिस्तर से घसीटते हुए दरवाजे तक लाई और झरियाब को फ़ोन करने ही वाली थी कि तभी गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। और वह हैरान रह गई, क्योंकि ज़रियाब इस वक्त घर वापस आ गया था, जैसे उसे दिल से एहसास हो गया हो कि मारिया को उसकी ज़रूरत है। वह अंदर आया और मारिया को इस हालत में देखकर एक पल को रुका, फिर तुरंत उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल ले गया। रास्ते भर उसने उसे ढांढस बंधाया, तसल्ली दी, अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लिखवाईं और जब तक उसे ड्रिप नहीं लगी तब तक उसका हाथ थामे बैठा रहा। उसने उसे पानी पिलाया और जब मारिया की हालत कुछ बेहतर हुई तो खुद उसे सहारा देकर अस्पताल की सीढ़ियां उतरवाता रहा, जैसे कोई पति नहीं बल्कि सच्चा दोस्त हो जो हर पल साथ हो। घर लौटकर उसने अपने हाथों से मारिया के लिए जूस बनाया, दवाइयां करीने से रखीं और कहा कि अब तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ, अगर कोई तकलीफ हो तो आवाज़ देना। मारिया ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल झरियाब के लिए प्रेम से भर चुका था। वह सोचने लगी कि एक स्त्री को इससे अधिक और क्या चाहिए कि उसका पति उस पर विश्वास करे, उसका ख्याल रखे और हर दुख दर्द में उसका साथी बने। और ज़रियाब तो अब वही सब कर रहा था जो उसने पहले दिन वादा किया था। अब मारिया का मन ज़रियाब की ओर खींचने लगा था। वह उससे बातें करना चाहती थी, उसे अपनी भावनाओं में शामिल करना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत कर ज़रियाब का हाथ थाम लिया और कोमल स्वर में बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो बस एक बहाना था। वह चाहती थी कि ज़रियाब इस स्पर्श को महसूस करे और समझ जाए कि मारिया अब उससे दूर नहीं रहना चाहती। मगर ज़रियाब ने उसके स्पर्श को महसूस करने के बावजूद कुछ अलग ही अंदाज अपनाया। वह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। फिर वह वहां से उठकर चला गया। मारिया का दिल जैसे थम सा गया। वह एक पल के लिए स्थिर हो गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या वह इतनी सुंदर नहीं है कि ज़रियाब उसे पत्नी की नज़र से देखे? क्या उसके दिल में अब भी अली की बातें हैं? क्या वह कभी मारिया को अपना सकेगा, या यह सब महज एक एहसान है जो वह किसी मजबूरी में कर रहा है? इन सवालों का कोई उत्तर नहीं था और मारिया उन्हीं सवालों की आग में जलती रही। ऐसी आग जो न पूरी तरह जलने देती थी न बुझने देती थी। उसकी चाहत थी कि वह ज़रियाब को पाले, मगर हकीकत शायद कुछ और थी। रात के समय आसमान पर बादलों ने अपना रंग जमा लिया था। तेज हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। बारिश इतनी तेज हो रही थी मानो आसमान बरसने की सारी हदें पार कर चुका हो। कमरे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, मानो किसी साज पर उंगलियां थिरक रही हों। अचानक घर की बिजली चली गई और अंधेरे में हर चीज डरावनी लगने लगी। मारिया, जो पहले से ही दिल से कमजोर थी, डर के मारे ज़रियाब के कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कदम धीरे धीरे जमीन पर पड़ रहे थे, मानो हर कदम पर खुद को हिम्मत दे रही हो। कमरे में पहुंचकर उसने कोई बहाना बनाया और ज़रियाब के पास जाकर उससे लिपट गई। वह बोली, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। उसकी आवाज़ में कांपापन था और दिल की गहराइयों से निकला डर स्पष्ट झलक रहा था। लेकिन ज़रियाब ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा कोई अजनबी करता है। वह उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता रहा, जिससे मारिया को गहरा दुख हुआ। वह निराश होकर बोली, आखिर क्या हो गया है? मैं आपकी पत्नी हूँ। इस पर ज़रियाब ने गंभीरता से कहा, अगर पत्नी हो तो क्या सब कुछ भूल गई हो? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मारिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में सवाल था, लहजे में पछतावा था और आंखों में नमी, मानो हर पल उसी क्षमा याचना के लिए आई हो। वह धीरे से बोली, ये समझो कि भूल गई हूँ। ज़रियाब ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं नहीं भूल पाया, क्योंकि उस रात मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई थी। मैं होश में नहीं था और मुझे उस वक्त की कोई याद भी नहीं है। जब कोई नशे में होता है तो न उसे कुछ याद रहता है, न ही वह समझता है कि वह क्या कर रहा है, और न ही यह जानता है कि उसके कर्म कितने दर्दनाक हो सकते हैं। यह सुनकर मारिया कुछ समय के लिए सन्न रह गई। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई, क्योंकि इसका मतलब था कि वह जो ज़रियाब से नाराज़ थी, वह शायद उस नाराज़गी का हकदार ही नहीं था।
वह तो खुद भी उस रात के हालात से अनजान था। जरियाब ने अपनी बात जारी रखी और कहा, यह सच है कि शुरुआत में मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के कारण पसंद किया था। मैं हमेशा सोचता था कि इस निकाह को तोड़ दूंगा और अपनी पसंद की किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। फिर जरियाब ने कहा, जो मेरी पसंद के मापदंडों पर खरे उतरें वैसे रिश्ते मैं चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे पर सरलता और मासूमियत को महसूस किया, तो मेरे दिल में विचार आया कि इस निकाह को तोड़ने की क्या आवश्यकता है। इसी कारण मैंने रुखसती की बात की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम ही मेरी जिंदगी का वह सुकून हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी चचेरी बहन भी हो। हमारा बचपन साथ बीता है, तुम्हारे साथ खेलते, झगड़ते और फिर सुलह करते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि तुम्हारे सपनों का साथ न दे सकूं? या अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो मैं उसका मुंह बंद न कर सकूं? क्या मैं वह पति हूं जिसने पहली रात तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और फिर माफी तक न मांगी? मैं नशे में था और मुझे अपने उस व्यवहार पर शर्म है। यही शर्मिंदगी मुझे तुमसे दूर रखे हुए थी। लेकिन आज मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मारिया की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। यह कहते हुए उसने अपनी नज़रें झुका लीं और उसके चेहरे पर शर्म और हया के रंग ऐसे उतर आए जैसे बहार के रंग फूलों पर उतरते हैं, या जैसे सूर्य की किरणें जल की सतह को छूती हैं। वह पल ऐसा था जिसमें माफ़ी भी थी, प्रेम भी था और एक नई शुरुआत का एहसास भी। बिजली लौट आई थी और रोशनी के साथ दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वह रात उनके रिश्ते की नींव बन गई, एक ऐसा रिश्ता जिसमें अब परायापन नहीं था, बल्कि वह एहसास था जो केवल पति पत्नी के बीच होता है। प्रेम का एहसास, विश्वास का संबंध, सुकून के पल और साथ चलने की रोशनी। उनके बीच जो दरार थी वह मिट चुकी थी और उसकी जगह एक नई मोहब्बत ने ले ली थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ते गए और खुशियों से दामन भरने लगे। कहते हैं कि प्रेम में वह शक्ति होती है जो हर घाव भर देती है, हर शिकायत मिटा देती है और हर पीड़ा को मरहम में बदल देती है। मारिया और जरियाब के बीच जो दूरी थी वह अब निकटता में बदल चुकी थी। वे अब एक दूसरे के लिए वही बन चुके थे जिसे किस्मत कहते हैं, एक जीवन साथी जो केवल नाम का नहीं बल्कि दिल से एक दूसरे का रक्षक और सच्चा साथी हो। शायद यही कारण था कि अब उनके चेहरों पर हमेशा प्रसन्नता की झलक रहती थी, उनकी आंखों में सुकून बसता था और उनके दिन रात प्रेम की लोरी में गुजरने लगे थे। मारिया अब पूरी तरह से इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। वह केवल जरियाब की पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी मित्र, उसकी हमराज, उसकी दुआओं का उत्तर और उसके दिल की धड़कन भी बन गई थी। जरियाब को भी अब यह महसूस होने लगा था कि जिसे वह पहले केवल एक मजबूरी समझता था, वह असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सौभाग्य थी। क्योंकि कई बार जिंदगी हमें जिस मोड़ पर ले आती है, वहाँ जो लोग हमारे साथ होते हैं वही हमारे असली होते हैं, चाहे वे रिश्ते बचपन के हों, विवाह के हों या संयोगवश बने हों। जब उनमें प्रेम और समझौता शामिल हो जाए तो वही रिश्ते सबसे कीमती बन जाते हैं। जरियाब और मारिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक गलत फहमी, एक दुख, एक रात की कड़वाहट और फिर उसके बाद प्रेम की चमक, एक नई शुरुआत। और इस शुरुआत में वही लोग विजयी होते हैं जो दिल से माफ़ करना जानते हैं और प्रेम को समझते हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा माफ़ी मांगने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में होता है। जरियाब मारिया को पाकर अब स्वयं को पूर्ण महसूस करता था और मारिया जरियाब को पाकर स्वयं को सुरक्षित समझती थी। इस कहानी का सबक यही था कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बस दिल में सच्चाई और जुबान पर खुलूस होना चाहिए तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। प्रेम सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि जब दिल किसी को अपना मान लेता है तो फिर शिकायतें मिट जाती हैं, नाराज़गियाँ खत्म हो जाती हैं और दुख सुख समान लगने लगते हैं। प्रेम केवल इंसान के भीतर की कड़वाहट को मिठास में नहीं बदलता, बल्कि वह रिश्तों में भी नई जान फूंक देता है। यही जरियाब और मारिया के साथ भी हुआ। एक समय था जब दोनों पास रहकर भी बहुत दूर थे। एक घटना ने उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि एक दूसरे की आवाज़ें तो सुनाई देती थीं, मगर दिल के जज्बात छुपे रहते थे। लेकिन फिर प्रेम ने वह रास्ता ढूंढ निकाला जिस पर न कोई इल्ज़ाम था, न कोई अहंकार,
केवल माफ़ी और स्वीकार्यता थी। जिस पल मारिया ने जरियाब की आंखों में सच्चाई देखी और जरियाब ने मारिया के होठों से अपने लिए प्रेम का इजहार सुना, तब दोनों के बीच की वह खामोशी मिट गई और एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। प्रेम के बिना शायद वे दोनों कभी एक न हो पाते और शायद जरियाब कभी अपने भीतर की पश्चाताप को व्यक्त न कर पाता, लेकिन प्रेम ने उसे शब्द दिए, एहसास दिया और हिम्मत दी कि वह अपनी गलती स्वीकार कर सके, और मारिया को इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ भुलाकर केवल प्रेम को चुन सके।